डियर फ्रेंड्स, आपका अपने चैनल प्लीज क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में आप कक्षा 10 विज्ञान प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन का पार्ट 4 है, जिसमें आप कुछ पॉइंट्स को सीखेंगे जो आपके सामने लिखा हुआ है। डियर फ्रेंड्स, ये वीडियो लेक्चर आपका 4 है और ये चैप्टर 10 का प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन का चौथा वीडियो लेक्चर है, जिसमें आज क्या क्या सीखेंगे यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है। आज के वीडियो में आज क्या क्या सीखने वाले हैं, तो आज आप सीखेंगे अवतल दर्पणों के उपयोग, अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ पर किया जाता है। दूसरा पॉइंट आप सीखेंगे उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है। पिछले वीडियो लेक्चर में आपने सीखा अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। इस वीडियो लेक्चर में आप उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना सीखेंगे। और तीसरा पॉइंट है उत्तल दर्पणों के उपयोग कहाँ किए जाते हैं, उत्तल दर्पण कहाँ कहाँ हम यूज कर सकते हैं, इसको सीखेंगे। और चौथा पॉइंट आपके सामने है गोलीय दर्पणों द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह प्रपाटी। जो चिन्ह प्रपाटी होता है इसको समझना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जब तक आपको चिन्ह प्रपाटी समझ में नहीं आएगा आप न्यूमेरिकल जो है आंकिक प्रश्न नहीं हल कर पाएंगे। तो आपको चिन्ह प्रपाटी समझना है। और पांचवा पॉइंट है दर्पण सूत्र क्या है, और छठवां है रेखीय आवर्धन या आवर्धन किसे कहते हैं। इस वीडियो लेक्चर में आप इन 6 पॉइंट को सीखने वाले हैं। तो यदि आप इन 6 पॉइंट को अच्छे तरीके से सही ढंग से सीखना चाहते हैं तो वीडियो लेक्चर को अंत तक देखिए। निश्चित है पूरा वीडियो लेक्चर देखने के बाद आपको इन टॉपिकों से लेकर कहीं किसी प्रकार की कोई डाउट नहीं रह जाएगी। विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। डियर फ्रेंड्स, बिना देर करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। और सबसे पहले पॉइंट्स की बात करते हैं अवतल दर्पणों के उपयोग। अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ करेंगे, तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है अवतल दर्पणों के उपयोग, और ये 5 उपयोग मैंने लिखा है जहां पर हम अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। ठीक है, ऐसे 5 पॉइंट्स हैं जहां पर हम अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। तो पहला पॉइंट आपके सामने क्या है, हम कहां पर करेंगे, टार्च। जो आप टार्च देखते हैं या जो सर्च लाइट होता है या वाहनों के जो अग्रदीप होते हैं, अग्रदीप मतलब जो आगे लाइट लगी होती है, उनमें हम अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं या अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। कहां कहां पर करते हैं, टार्च में, सर्च लाइट में, वाहनों के जो अग्रदीप होते हैं, आगे वाले जो लाइट होते हैं, उनमें हम अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। अगला नंबर 2 देखेंगे, अवतल दर्पण का उपयोग और कहां पर किया जाता है, तो अवतल दर्पण का उपयोग चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए। जब हम चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब देखना चाहते हैं तो वहां पर भी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। किसका किया जाता है, अवतल दर्पण का उपयोग। इसी प्रकार से तीसरे पॉइंट को समझेंगे। तीसरा पॉइंट क्या है, अवतल दर्पण का उपयोग और कहां पर करेंगे, तो शेविंग दर्पणों के रूप में। जो नाई के पास, दाढ़ी बनाने वाले के पास, बाल बनाने वाले के पास जो दर्पण लगा होता है वो दर्पण आपके अवतल दर्पण होते हैं। तो शेविंग दर्पणों के रूप में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। और चौथा पॉइंट है दंत विशेषज्ञों के द्वारा मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। मतलब जो डॉक्टर दांत के डॉक्टर होते हैं, दांत के स्पेशलिस्ट होते हैं, दांत के विशेषज्ञ होते हैं, उनके पास अवतल दर्पण होता है दांत को देखने के लिए, ताकि दांत का बड़ा साइज दिखे और उसमें क्या कमी है इसको देखा जा सके। इसी प्रकार से पांचवा पॉइंट है आपका सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अवतल दर्पण लगाया जाता है ताकि जो सूर्य का प्रकाश है वो केंद्रित होकर एक साथ होकर वहां पर पड़े। तो डियर फ्रेंड्स, ये थे अवतल दर्पण के उपयोग। अवतल दर्पण के 5 उपयोग मैंने आपको बताया। आपके एग्जाम में 2 उपयोग या 3 उपयोग ऐसे ही पूछे जाते हैं कि अवतल दर्पण के 2 उपयोग लिखिए या अवतल दर्पण के 3 उपयोग लिखिए, इससे अधिक नहीं पूछे जाते हैं। तो यदि आप इन 5 पॉइंट्स को क्लियर कर ले जाते हैं तो निश्चित है कि आप एग्जाम में इनको अच्छे तरीके से लिख पाएंगे। तो ये थे आपके अवतल दर्पणों के उपयोग। अब बात कर लेते हैं दूसरे पॉइंट्स की। दूसरा पॉइंट्स क्या है, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो यहाँ पर देखिए उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने की 2 ही कंडीशन है। पहला कंडीशन है जब वस्तु अनंत पर हो, और दूसरा कंडीशन है जब वस्तु अनंत तथा ध्रुव P के बीच हो। ये 2 ही कंडीशन अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के हैं। आपने
सॉरी अवतल नहीं, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने की दो ही कंडीशन है। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के आपने 6 कंडीशन सीखा। उत्तल दर्पण के प्रतिबिंब बनने के केवल दो ही कंडीशन है। पहला, जब वस्तु अनंत पर हो, और दूसरा, जब वस्तु अनंत तथा ध्रुव के बीच हो। तो ये आपके दो ही कंडीशन है उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के। अब सबसे पहले आप क्या करेंगे, उत्तल दर्पण बनाएंगे, उत्तल दर्पण बनाएंगे। तो उत्तल दर्पण बनता कैसे है, उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, उत्तल दर्पण कैसे बनाया जाता है, यदि आप ये सब नहीं जानते हैं उत्तल दर्पण की परिभाषा क्या होती है, तो आप पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 वीडियो लेक्चर को देखिए। निश्चित है जो भी आपके कंफ्यूजन है वो सारे क्लियर हो जाएंगे। डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले इसको देखेंगे, जब वस्तु अनंत पर हो, इसमें एक अवतल दर्पण बनाएंगे। अवतल दर्पण ऐसा होता है जिसके जब दबे हुए भाग पर पॉलिश किया हो। तो इस तरह से आप एक अवतल दर्पण बना लेंगे। ये जो आप देख रहे हैं इस तरह से, ये पॉलिश है, ठीक है। दर्पण के एक तरफ पॉलिश किया होता है। आप अपने घरों में देखते हैं जो दर्पण लगा होता है उसके एक तरफ पॉलिश होता है। तो आपको इस तरह से एक दर्पण बनाना है जिसके दबे हुए भाग पर पॉलिश कर देना है, ठीक है। यह अवतल दर्पण बन गया, ठीक। अब क्या कर लेना है, आपको इस तरह से एक लाइन खींचना है जिसको हम कहते हैं मुख्य, और ये जहां पर ये मध्य बिंदु होगा उसको हम कहेंगे ध्रुव, ठीक है। क्या होगा, ध्रुव। तो इस तरह से आपको एक उत्तल दर्पण बनाना है, उत्तल दर्पण, और एक लाइन खींचना है जिसको हम कहेंगे मुख्य। क्या कहेंगे, मुख्य। अब ध्यान से समझिएगा, कह रहा जब वस्तु अनंत पर हो, अनंत मतलब पता ही ना हो कहां पर है। तो मान लीजिए वस्तु अनंत पर है, अनंत मतलब यहां पर है, ठीक। ये वस्तु है, यहां पर वस्तु है अनंत पर, ये वस्तु है, ध्यान से समझेंगे, ये क्या है, वस्तु। ये वस्तु अनंत पर है और ये आपका अवतल दर्पण है। मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो लेक्चर में कि जब भी आप अवतल दर्पण बनाइए या उत्तल दर्पण बनाइए, उसका जो प्रकाश का परावर्तक तल हो वो हमेशा बाईं ओर होना चाहिए। हमेशा वस्तु को बाईं ओर रखा जाएगा, कभी भी दाहिने ओर नहीं बनाएंगे, अन्यथा आपका फिगर गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप उत्तल दर्पण का फिगर बनाएंगे और एक लाइन खींचेंगे जिसको हम कहेंगे मुख्य अक्ष। और कह रहा है जब वस्तु अनंत पर हो, अनंत मतलब पता नहीं कहां पर है, तो यहाँ पर मान लीजिए वस्तु यहाँ पर इस जगह पर है। अब क्या होगा, प्रतिबिंब कैसे बनेगा, जिस जो वस्तु से किरणें आएंगी, मान लीजिए एक किरण ऐसे चली और एक किरण ऐसे चली, ठीक है। यहां पर इसको टच करेगा और यहां भी ये टच करेगा, ठीक। ये किरणें ऐसे हो रही, आपतित हो रही हैं, वस्तु से ये किरणें चली, दर्पण पर पड़ी। कम से कम ऐसे आप हजारों खींच सकते हैं, लेकिन कम से कम 2 होना जरूरी है। ऐसे आप हजारों किरणें खींच सकते हैं लेकिन कम से कम 2 होना जरूरी है, क्योंकि कम से कम 2 किरणें जहां पर एक दूसरे को मिलेंगी या मिलती हुई प्रतीत होंगी, वहीं पर आपका प्रतिबिंब बनेगा। अगर मिलती हैं, वास्तव में मिलती हैं, तो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, और अगर मिलती हुई प्रतीत होती हैं तो आभासी प्रतिबिंब बनेगा। तो ये 2 किरणें वस्तु से चली, दर्पण पर आपतित हुई, आपतित होना गिरी, पड़ी। अब जब दर्पण पर पड़ेंगी तो इनका क्या होगा, प्रावर्तन होगा। दर्पण पे पड़ने के बाद इनका प्रावर्तन होगा। तो देखिए ये किरण पड़ा तो इसका प्रावर्तन इस तरह से हो जाएगा, ये ऐसे चला जाएगा। आप इसको अच्छे ढंग से बनाइएगा। यहाँ पर देखिए ये लिखे हुए पर चला गया, कोई दिक्कत नहीं है। और इस किरण का प्रावर्तन ऐसा होगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक पॉइंट ये समझना है, आपने दर्पण, गोलीय दर्पण के जो प्रावर्तन के नियम जो है उसमें आपने 4 नियम सीखा कि जब कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, जब कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर पड़ती है तो परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजरती है, परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। तो अब ये परावर्तन हुआ तो इसको आप क्या करना है, इसको डॉट डॉट के द्वारा ऐसे इसको डॉट के द्वारा आगे बढ़ाएंगे, डॉट के द्वारा आगे बढ़ाएंगे। इसी प्रकार से इसको कर लिया जाए, इसको भी आप ऐसे डॉट के द्वारा आगे बढ़ाएंगे। इस तरह से जब डॉट के द्वारा इनको आगे बढ़ाएंगे तो आप देखेंगे ये दोनों एक दूसरे को मुख्य फोकस पर प्रतिच्छेद करेंगे, काटेंगे, और जहां पर ये दोनों एक दूसरे को काटेंगे वहीं पर आपका प्रतिबिंब बनेगा। तो यहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा। अब देखिए ये वस्तु है और यहाँ पर एक दूसरे को काट रहे हैं, तो ये क्या है, प्रतिबिंब।
अब प्रतिबिंब को समझना है। प्रतिबिंब क्या है, प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, तो दर्पण के पीछे मुख्य फोकस पर बनना है। ये मुख्य फोकस है और ये दर्पण का बैक है, पीछे देखिए दर्पण का परावर्तक तो फ्रंट साइड ये है और बैक साइड ये है, ये सामने वाला है और ये पीछे है, तो दर्पण के पीछे कहाँ बनेगा, मुख्य फोकस पर। और ये देखिए काटती नहीं है, काटती हुई प्रतीत होती है, तो जब भी काटती हुई प्रतीत होगी तो क्या होगा, आभासी, और जब भी आभासी फिगर बनेगा तो वो सीधा होगा, क्या होगा, सीधा। तो ये काटती हुई प्रतीत होती इसलिए आभासी होगा और सीधा होगा। और ये कहाँ बन रहा है, दर्पण के पीछे, और इसका आकार क्या है, वस्तु देखिए इतना बड़ा है और इसका आकार है एक बिंदु के साइज का, एक बिंदु के आकार का है। तो ये तीन बातें आपको मेंशन करना है। यहाँ पर आपको लिखना है प्रकृति इसकी क्या है, जो प्रतिबिंब बना उसकी प्रकृति क्या है, उसकी स्थिति क्या है, स्थिति मतलब प्रतिबिंब बना कहां पर, और आपका तीसरा पॉइंट है इसका आकार क्या है, मतलब प्रतिबिंब कितना बड़ा बन रहा है। तो ये तीन पॉइंट आपको हमेशा मेंशन करना है। इस तरह से आप किरण आरेख खींचेंगे और तीन पॉइंट बताएंगे। प्रकृति क्या होगा, देखिए हम जब इसको डॉट के द्वारा बढ़ाए हुए हैं तब एक दूसरे को काट रहे हैं, अर्थात ये काल्पनिक है, कल्पना है, अर्थात ये मिलती हुई प्रतीत हो रही है। तो जब मिलती हुई प्रतीत होंगी तो जो प्रकृति होगा वो होगा आभासी, मतलब प्रतिबिंब जो बनेगा आभासी वह सीधा। जब आभासी बनेगा तो क्या बनेगा, सीधा। स्थिति क्या होगा, मतलब कहां बन रहा है, तो ये दर्पण है, दर्पण के पीछे बन रहा है और मुख्य फोकस पर, तो लिखेंगे दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे मुख्य फोकस को, मुख्य फोकस को हम एफ लिख सकते हैं पर, अब आप चाहें तो पूरा डिटेल में लिखें मुख्य फोकस पर या केवल एफ लिख दीजिए, एफ पर, दर्पण के पीछे एफ पर, एफ फॉर मुख्य फोकस। आकार क्या है, तो आकार अगर देखेंगे इसका तो यह है बिंदु के आकार, बिंदु के आकार का, बिंदु के आकार का। तो ये तीन बातें आपको मेंशन करना, तो इस तरह से आपको किरण आरेख खींचना है। कह रहा है जब वस्तु अनंत पर हो, सबसे पहले आप उत्तल दर्पण बनाएंगे, उत्तल दर्पण में ए लाइन खींचेंगे जिसको हम मुख्य अक्ष कहते हैं, वस्तु को अनंत पर रखेंगे, वस्तु से आप दो या दो से अधिक किरणें खींच सकते हैं। जब ये किरणें दर्पण पे पड़ेंगी तो इनका परावर्तन होगा, जब परावर्तन होगा तो इस तरह से इस तरह से जाएंगे। इनको हम डॉट के द्वारा, हमने पढ़ा कि दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर जब कोई किरण आएगी तो परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर जाएगी। इनको जब हम डॉट के द्वारा आगे बढ़ाएंगे तो देखेंगे ये दोनों एक दूसरे को मुख्य फोकस पर प्रतिच्छेद करेंगे, यानी मुख्य फोकस से होकर जाएंगे, और जहां पर एक दूसरे को मिलेंगे उसी पर प्रतिबिंब बनेगा। यहाँ पर मिल रहे तो प्रतिबिंब बना, प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, दर्पण के पीछे मुख्य फोकस पर, और कैसा, मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है इसलिए आभासी होगा, वह सीधा होगा, और इसकी साइज कैसे है, बिंदु के आकार का। ये तीन बातें आपको मेंशन करना है। अब चलिए दूसरे पॉइंट्स की बात करते हैं। जब वस्तु अनंत तथा ध्रुव P के बीच हो, जब वस्तु अनंत तथा ध्रुव P के बीच हो, तो यहाँ पर भी सबसे पहले आप एक उत्तल दर्पण बनाइए, जैसे यहाँ पर बनाए, एक उत्तल दर्पण बना लीजिए, ऐसे एक उत्तल दर्पण बनाना है और इस तरह से इसके दबे हुए भाग पर पॉलिश कर देंगे। अब क्या करेंगे, एक लाइन खींचेंगे ऐसे जो मध्य बिंदु से होकर जाए, यहाँ पर मध्य बिंदु से होकर जाएगा जिसे हम कहेंगे ध्रुव। इस प्रकार से एक लाइन खींचेंगे जिसको हम कहेंगे मुख्य अक्ष। अब की बार वस्तु कहाँ है, जब वस्तु अनंत, मतलब ये समझो इधर आगे लाइन के आगे अनंत है और ये ध्रुव है, इसके बीच में रखना वस्तु को। अब की बार आपको इसके बीच में रखना, अनंत और ध्रुव के बीच। तो चलिए यहाँ पर रख दिए, ठीक है, अनंत इस लाइन के आगे अनंत है और ये ध्रुव और इसके बीच में रखना, तो वस्तु यहाँ पर है, ये वस्तु है, ये वस्तु है, ठीक। अब देखेंगे इस वस्तु से एक किरण चलेगी, यहां पर आपतित होगी ऐसे, ठीक है। अब जब ये किरण पड़ेगी तो इसका क्या होगा, परावर्तन, परावर्तन होगा तो इस तरह से जाएगा, ठीक, ऐसे निकल गया। मुख्य अक्ष के समांतर जब भी कोई किरण आएगी तो जब परावर्तन होगा तो मुख्य फोकस से ऊपर जाएगा, तो इसको आप ऐसे डॉट के द्वारा बढ़ाइए, इस तरह से इसको आप डॉट के द्वारा ऐसे ऐसे, ठीक है, डॉट के द्वारा इस तरह से बढ़ाएंगे तो यहाँ पर देखेंगे मुख्य फोकस से होकर जाएगा।
आप इसको स्केल से अच्छे ढंग से बनाएंगे तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से बनेगा। अब आगे समझना है। अब ये देखिए दर्पण का ध्रुव है और ये आपका मुख्य फोकस है, और इस लाइन को और आगे बढ़ाएंगे तो आपको मिलेगा यही कहीं पर वक्रता केंद्र। ये वक्रता केंद्र क्या है? वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र। अब एक किरण देखेंगे जो वक्रता केंद्र से होकर जाएगा। कहां से होकर जाएगा? वक्रता केंद्र से होकर जाएगा। डियर फ्रेंड्स, इस प्रकार से एक किरण आपका वक्रता केंद्र से जाएगा। ये देखिए वक्रता केंद्र से, वक्रता केंद्र से जब काल्पनिक डॉट के द्वारा बढ़ाएंगे आपका वक्रता केंद्र से, वक्रता केंद्र से जो किरण जाएगी वो वक्रता केंद्र से ही परावर्तित होगी। वक्रता केंद्र से जाने वाला किरण वक्रता केंद्र से ही जाएगी और वक्रता केंद्र से भी लौटेगी। तो वक्रता केंद्र से गया और वक्रता केंद्र से परावर्तित हुआ। अब जब इन दोनों को आगे बढ़ाएंगे तो देखेंगे ये दोनों एक दूसरे को यहाँ पर काटते हैं। जहां पर ये एक दूसरे को काटेंगे वहां बनेगा प्रतिबिंब। तो ये बन गया प्रतिबिंब, ठीक है, ये बना प्रतिबिंब। अब देखेंगे प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? तो दर्पण के पीछे बन रहा है। और कहाँ बन रहा है? ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। ये ध्रुव है और ये मुख्य फोकस है। दर्पण और दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच इसकी साइज देखा जाए तो वस्तु से छोटा है। वस्तु से क्या है? छोटा है, बहुत छोटा है। और फिर इसकी देखा जाए तो ये मिलती हुई प्रतीत हो रही, इसलिए आभासी व सीधा है। देखिए सीधा बना है, तो इसको भी आपको लिख देना है। यहाँ पर लिखना है आपको प्रकृति, प्रकृति लिखना है, आपको स्थिति लिखना है और आपको आकार लिखना है। तो प्रकृति क्या होगा? मिलती हुई प्रतीत हो रही, इसलिए आभासी होगा। वास्तव में मिलेगा तो वास्तविक, मिलती हुई प्रतीत हो तो आभासी, आभासी व सीधा है। देखिए सीधा है। फिर स्थिति क्या है? मतलब बन कहाँ रहा है? तो P तथा F के बीच, P तथा F के बीच में, P तथा F के बीच में। यदि आप इसको हिंदी में लिखना चाहें तो लिखिए ध्रुव तथा फोकस के बीच में। आकार देखा जाए तो आकार क्या है? वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा, वस्तु से क्या है? छोटा है। तो इस तरह से आप उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बना सकते हैं। और उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने की दो ही कंडीशन है। क्यों दो कंडीशन है? एक ध्रुव है और एक अनंत है। तो एक अनंत में वस्तु को रखा गया तब देखा गया कैसा बनेगा, और एक बार वस्तु को अनंत और ध्रुव के बीच रखा गया तब देखा गया वस्तु कैसा बन रहा है। तो ये उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने की दो कंडीशन है। पहला जब वस्तु अनंत पर हो, और दूसरा जब वस्तु अनंत तथा ध्रुव के बीच हो। इस प्रकार का किरण इसमें बनेगा, ऐसा इसमें बनेगा। आपको ऐसा किरण बनाएंगे तो लिखेंगे प्रकृति, स्थिति, आकार, आभासी व सीधा, दर्पण के पीछे F पर और बिंदु के आकार का। इस तरह का होगा तो प्रकृति आभासी व सीधा होगा, स्थिति P तथा F के बीच में होगा। ये देखिए P है और ये F है। और आकार जो होगा वस्तु से छोटा होगा। ये वस्तु है और ये प्रतिबिंब है। यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं कि ये जो है आपका प्रतिबिंब है, ये प्रतिबिंब है, ठीक है। और यहाँ पर ये देखें जो डॉट जैसा है ये आपका प्रतिबिंब है। तो आप लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं, ये वस्तु है, ये प्रतिबिंब है, और प्रकृति, स्थिति, आकार ये सभी में मेंशन करना जरूरी है। तो डियर फ्रेंड्स, आपने समझा कि अवतल दर्पणों के उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं, फिर उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। आगे आप सीखेंगे उत्तल दर्पणों के उपयोग। डियर फ्रेंड्स, आपके सामने नेक्स्ट पॉइंट्स है। तीसरा पॉइंट्स और चौथा पॉइंट्स को समझेंगे। तीसरा पॉइंट्स क्या है? उत्तल दर्पणों के उपयोग कहाँ होता है। फिर चौथा गोलीय दर्पणों द्वारा परावर्तन के लिए जो चिन्ह प्रॉपर्टी है वो क्या है। तो यहाँ पर देखिए तीसरा पॉइंट है उत्तल दर्पणों के उपयोग, यानी उत्तल दर्पण का प्रयोग हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं, या उत्तल दर्पण का उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं, ये सीखेंगे। तो सबसे पहली पॉइंट्स की अगर बात करें तो पहला पॉइंट है आपके सामने वाहनों के पक्ष दृश्य के रूप में, यानी जो वाहनों में पीछे के दृश्य को देखना होता है, जिसमें ग्लास लगा होता है साइड साइड में, उसमें उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। पीछे के दृश्य को देखने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है, ठीक। और दूसरा पॉइंट समझेंगे धूप के चश्मे, जो धूप वाले चश्मे होते हैं, जो डे नाइट विजन का होता है, जिसको हम धूप के चश्मे कहते हैं, उसमें उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। क्या किया जाता है? उत्तल दर्पण का उपयोग। और तीसरा पॉइंट है
एटीएम और अन्य स्थानों पर सुरक्षा के लिए, एटीएम हो गया या अन्य स्थान, एटीएम जैसे और भी स्थान जैसे बैंक, एटीएम, ऐसे स्थानों पर सुरक्षा के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। इसी प्रकार से चौथा पॉइंट आपके सामने है, स्ट्रीट लाइटों के रिफ्लेक्टर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। जो स्ट्रीट लाइट होते हैं, मतलब जो गांव-गांव में, शहरों में, गलियों में लगाए जाते हैं, जिसको रोड लाइट भी कहा जाता है, उस लाइट में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। और पांचवा पॉइंट है, वस्तुओं का आवर्धन सरल करने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। आवर्धन क्या होता है अभी आप आगे समझेंगे कि आवर्धन किसे कहते हैं, ठीक है, क्योंकि अगला पॉइंट आपका है रेखीय आवर्धन या आवर्धन बात एक ही है। तो वस्तुओं का आवर्धन सरल करने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो ये उत्तल दर्पण के 5 उपयोग मैंने आपके सामने लिखा हुआ है। इन 5 पॉइंट्स को यदि आप स्मरण कर लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो किन्हीं 2-3 उपयोग को आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, जिसको आप आसानी से, सरलता से लिख सकते हैं। अब अगले पॉइंट्स की बात करते हैं। अगला चौथा पॉइंट है, गोलीय दर्पणों द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह प्रपाटी। गोलीय दर्पणों द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह प्रपाटी क्या है? तो सबसे पहला रूल क्या कह रहा है, पहला नियम, पहला प्रपाटी क्या कहता है कि बिंब सदैव दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है। अब बिंब मतलब क्या होता है, बिंब मीन्स होता है वस्तु, बिंब मीन्स वस्तु। जैसे एक दर्पण मैं आपके लिए बनाया, देखेंगे यहाँ पर इस तरह से, इस तरह का दर्पण, आप बताइएगा कौन सा दर्पण है, ठीक है। मैंने ये दर्पण आपके लिए बना दिया है, इस दर्पण को बताना है कौन सा दर्पण है। और फिर मैंने एक दर्पण इस तरह से बनाया, इसको भी आपको बताना है कौन सा दर्पण है, कौन सा दर्पण है। ये देखिए, इस दर्पण और इस दर्पण में डिफरेंस क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस मिरर एंड दिस मिरर। इस दर्पण और इस दर्पण में क्या डिफरेंस है, तो इसको देखा जाए, इसके उभरे हुए भाग पर पॉलिश है और इसके दबे हुए भाग पर पॉलिश है। इसके उभरे हुए भाग पर पॉलिश है, इसके दबे हुए भाग पर पॉलिश है। तो जब उभरे हुए भाग पर पॉलिश हो तो क्या कहते हैं, उसको कहते हैं अवतल दर्पण। क्या कहते हैं, अवतल दर्पण, ठीक है। तो ये आपका अवतल दर्पण है। और जब दबे हुए भाग पर पॉलिश हो तो उसको हम कहते हैं उत्तल दर्पण। क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण। तो ये आपका अवतल दर्पण और ये उत्तल दर्पण है। अब बात क्या कह रहा है कि जो बिंब होगा, जो वस्तु होगा, वो सदैव दर्पण के बाईं ओर रखा जाएगा, इस साइड में रखा जाएगा, कभी भी आप दाहिनी ओर नहीं रखेंगे, ठीक। एक पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि मुख्य अक्ष के समांतर सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है। अब मुख्य अक्ष क्या होता है, एक ऐसे आप लाइन खींचेंगे जो मुख्य बिंदु से होकर जाएगा, उसी को हम कहेंगे मुख्य अक्ष। ये मुख्य अक्ष है। इसमें भी एक लाइन ऐसे आप खींच दीजिए जो मुख्य बिंदु से होकर जाएगा, उसे कहेंगे मुख्य अक्ष। तो ये जो लाइन है मुख्य अक्ष है, ये जो लाइन है मुख्य अक्ष है। तो मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है। दर्पण के ध्रुव से मतलब कोई भी दूरी मापा जाएगा तो कहां से मापा जाएगा, ये दर्पण का ध्रुव है, यहां से मापेंगे, और ये दर्पण का ध्रुव है, यहां से मापेंगे, ठीक है। अगला पॉइंट, मूल बिंदु के दाईं ओर, मूल बिंदु मतलब दर्पण का ध्रुव, मूल बिंदु मीन्स दर्पण का ध्रुव, मूल बिंदु मीन्स दर्पण का ध्रुव, ठीक है। तो मूल बिंदु के दाईं ओर दूरियां धनात्मक, मतलब दाईं ओर और बाईं ओर समझना है। मूल बिंदु ये है, मतलब दर्पण का ध्रुव ये है, दर्पण के ध्रुव के दाहिने तरफ धनात्मक और दर्पण के ध्रुव के बाएं तरफ ऋणात्मक। आपने निर्देशांक ज्यामिति मैथ्स में आपने ये समझा होगा, ये ऐसे होता है आपका, इसको हम कहते हैं x और x डैश, ठीक है, और इसको हम कहते हैं y और y डैश, ठीक। अब इधर वाला जो यहां से होता है, ये आपका मूल बिंदु होता है। इधर जो दूरी होती है प्लस होती है, इधर जो दूरी होती है माइनस होती है, इधर जो दूरी होती है प्लस होती है, और इधर जो दूरी होती है वो माइनस होती है। उसी के अनुसार यहाँ पर आपको चलना है। दर्पण के ध्रुव के दाहिने तरफ धनात्मक, देखिए दर्पण सॉरी मूल बिंदु के दाईं ओर, मूल बिंदु मतलब दर्पण का ध्रुव के दाईं ओर धनात्मक, जबकि मूल बिंदु के बाईं ओर दूरियां ऋणात्मक मानी जाती है। मतलब दर्पण के ध्रुव के बाईं ओर जो होगी ऋणात्मक होंगी और जो दाईं ओर होंगी वो
धनात्मक होंगी। ठीक है, दाईं ओर धनात्मक, बाईं ओर ऋणात्मक, किसके? दर्पण के ध्रुव। दर्पण का ध्रुव मूल बिंदु होता है। ठीक है, अगली बात, चौथी बात है मुख्य अक्ष के लंबवत तथा ऊपर की ओर। अब यही समझिए, देखिए यह है मूल बिंदु, यही है। इसमें जो मूल बिंदु होगा दर्पण में, वो दर्पण का ध्रुव होगा, दर्पण का ध्रुव मूल बिंदु होगा। तो दर्पण के ध्रुव के ऊपर लंबवत तथा ऊपर की ओर मापी जाने वाली दूरियां धनात्मक होती, मतलब ऊपर जो दूरियां होंगी धनात्मक और जो नीचे दूरियां होंगी वो ऋणात्मक। मुख्य अक्ष के लंबवत तथा नीचे की ओर मापे जाने वाली दूरियां ऋणात्मक मानी जाती हैं। ठीक है, फिर से समझना बहुत ही जरूरी है। चिन्ह प्रॉपर्टी आप समझ पाएंगे तभी आप न्यूमेरिकल आंकिक प्रश्न को हल कर पाएंगे, अन्यथा हल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आप समझिए, बिंब सदैव दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है। जब भी वस्तु को रखेंगे तो किधर रखेंगे? दर्पण के बाईं ओर, दर्पण के बाईं ओर। अब इससे एक पॉइंट क्या क्लियर हुआ कि जो बिंब होगा, वस्तु की जो दर्पण की दूरी होगी, वस्तु की दर्पण से जो दूरी होगी वो हमेशा ऋणात्मक होगा। वो हमेशा क्या होगा? ऋणात्मक। क्यों? क्योंकि बाईं ओर रखा जाएगा और बाईं ओर क्या होता है? ऋणात्मक। बाईं ओर माइनस होता है और दाईं ओर प्लस होता है। ऊपर प्लस होता है और नीचे माइनस होता है। ठीक है, तो बाईं ओर हमेशा बिंब को, वस्तु को हमेशा बाईं ओर रखना है, तो दर्पण से जो वस्तु की दूरी होगी वो हमेशा ऋणात्मक हो, हमेशा क्या होगी? ऋणात्मक। और प्रतिबिंब देखेंगे, प्रतिबिंब अगर दर्पण के ध्रुव के दाएं ओर बन रहा है तो पॉजिटिव होगा और बाएं ओर बनेगा तो नेगेटिव होगा, मतलब ऋणात्मक होगा। ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है, मतलब जो भी दूरी मापा जाएगा यहाँ ध्रुव से ही मापा जाएगा। मान लीजिए वस्तु यहाँ पर रखा है, अब आपको बताना है दर्पण से वस्तु की दूरी, तो ये ध्रुव है और ये वस्तु है, यहां से दूरी माप लेंगे, जो दूरी आएगा वो वस्तु की दूरी होगी। ठीक, अगला है मूल बिंदु के दाईं ओर। मूल बिंदु मतलब दर्पण का ध्रुव, मूल बिंदु मीन्स दर्पण का ध्रुव, मूल बिंदु मीन्स दर्पण का ध्रुव। तो जो दर्पण का ध्रुव होगा, दाईं ओर की जो दूरियां होंगी वो धनात्मक होंगी, तो दाहिना ओर ये है, ये ध्रुव है, दाहिना ओर ये है। जबकि मूल बिंदु के बाईं ओर की दूरियां ऋणात्मक, मतलब बाईं ओर ये है तो ये होगा। अगला है मुख्य अक्ष के लंबवत तथा ऊपर की ओर, मतलब ये मुख्य अक्ष है, इसके लंबवत ऊपर की ओर जब भी कोई दूरी मापेंगे तो वो धनात्मक होगा और नीचे की ओर मापेंगे तो वो ऋणात्मक होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको समझना है। अब इसमें आपको एक बात समझिए, ये आपका अवतल दर्पण है और ये उत्तल दर्पण है। ठीक, अवतल दर्पण में मुख्य फोकस आपका इधर होता है बाईं ओर, और वक्रता केंद्र भी आपका कहाँ होता है? बाईं ओर। ठीक है, उत्तल दर्पण में आपका मुख्य फोकस कहाँ होता है? दाईं ओर, और वक्रता केंद्र भी कहाँ होता है? दाईं ओर। अब इससे क्या समझना है? अवतल दर्पण जो होगा उसकी फोकस दूरी जो होगी वो ऋणात्मक होगी। क्यों? क्योंकि दर्पण के ध्रुव के बाईं ओर है, और अगर बाईं ओर होगा तो ऋणात्मक, दाईं ओर होगा तो धनात्मक। तो अवतल दर्पण में जो फोकस दूरी होगा वो ऋणात्मक होगा, जबकि उत्तल दर्पण में जो फोकस दूरी होगा वो धनात्मक होगा, क्योंकि इधर कहां पड़ रहा है? दाहिने तरफ। दूसरा पॉइंट समझिए, वक्रता त्रिज्या क्या होता है? वक्रता त्रिज्या, तो वक्रता त्रिज्या देखिए इधर पड़ेगा, मतलब अवतल दर्पण में आपको पड़ेगा बाईं ओर, तो वक्रता त्रिज्या क्या होगा? ऋणात्मक। और जबकि इसमें देखेंगे तो इसमें किस तरफ पड़ेगा? दाहिने तरफ, तो इसमें क्या होगा? धनात्मक होगा। अब प्रतिबिंब, तो दो चीज आपका क्लियर हो गया। क्या? दर्पण से वस्तु की दूरी, दर्पण से वस्तु की जो दूरी होगी वो ऋणात्मक होगी, क्योंकि वस्तु हमेशा बाईं ओर रखा जाएगा, दर्पण के ध्रुव के बाईं ओर, यानी मूल बिंदु की बाईं ओर, इसलिए ऋणात्मक होगा। ठीक, फिर अवतल दर्पण का जो फोकस दूरी होगा, अवतल दर्पण का फोकस दूरी वो ऋणात्मक होगा, उत्तल दर्पण का फोकस दूरी धनात्मक होगा। ठीक, अवतल दर्पण का जो वक्रता त्रिज्या होगा वो ऋणात्मक होगा, अवतल दर्पण का वक्रता त्रिज्या ऋणात्मक होगा, उत्तल दर्पण का वक्रता त्रिज्या धनात्मक होगा, क्योंकि फोकस इधर है तो फोकस दूरी भी यही है,
वक्रता केंद्र इधर है तो वक्रता त्रिज्या भी इधर है, और इधर भी इसी प्रकार से समझिएगा। तो अब आती है प्रतिबिंब की बारी। तो प्रतिबिंब को देखेंगे, यदि प्रतिबिंब दर्पण के ध्रुव के बाईं ओर बन रहा है तो प्रतिबिंब की दूरी धनात्मक ली जाएगी, और दाईं ओर बन रहा है, सॉरी बाईं ओर बनेगा तो ऋणात्मक ली जाएगी, और दाईं ओर बनेगा तो धनात्मक ली जाएगी। तो ये थे गोलीय दर्पणों द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह प्रॉपर्टी, जिनको यदि आप समझ पाए तो आप आसानी से अंकित प्रश्न को हल कर पाएंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको पूरी बात समझ में आ गया होगा, कहीं भी किसी प्रकार की कोई डाउट नहीं होगी। डियर फ्रेंड्स, आपके सामने नेक्स्ट पॉइंट्स है, पॉइंट्स नंबर 5 और 6। 5 क्या है, दर्पण सूत्र, और 6 है क्या है, रेखीय आवर्धन या आवर्धन किसे कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं दर्पण सूत्र। तो यहाँ पर देखिए 5 पॉइंट में दर्पण सूत्र लिखा हुआ है, यही आपका दर्पण सूत्र है। दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, इसी को दर्पण सूत्र कहते हैं। पहले इसको निगमन के लिए क्या दिया जाता था, सिद्ध करने के लिए। ये दर्पण सूत्र लाने के लिए आता था कि सिद्ध कीजिए, इसका निगमन कीजिए। लेकिन अब ऐसा एग्जाम में बिल्कुल नहीं पूछा जाता है, केवल आपसे पूछा जाएगा दर्पण सूत्र लिखिए 1 नंबर का, या तो इस दर्पण सूत्र का उपयोग अंकित प्रश्नों को हल करने में किया जाएगा। अब इसका निगमन बिल्कुल नहीं आता है। यदि आपको इसके निगमन की जरूरी हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, निश्चित है मैं इसका निगमन भी आपसे वो करवाऊंगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। फिर भी आपके एग्जाम में निगमन के लिए नहीं पूछा जाता है, इसका सिद्ध करने की कोई जरूरत नहीं है। बस आप ये जानिए कि दर्पण सूत्र होता है 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, ये दर्पण सूत्र होता है। जहां पर f क्या है, फोकस दूरी है, u क्या है, दर्पण से वस्तु की दूरी है, और v क्या है, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी है। ठीक, तो ये होता है दर्पण सूत्र। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। अगला पॉइंट है रेखीय आवर्धन या आवर्धन किसे कहते हैं। रेखीय आवर्धन या आवर्धन, तो देखिए यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा गया है, किसी दर्पण द्वारा बनाए गए वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को, यहाँ एक शब्द है अनुपात को दर्पण द्वारा उत्पन्न रेखीय आवर्धन अथवा प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन कहते हैं। ठीक है, यानी सरल भाषा में कहें तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु के लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं या आवर्धन कहते हैं। बस इतना ही केवल लिख देंगे तब भी आपका सही है, करेक्ट है। और इस तरह से लिखना चाहे तो इस तरह से भी लिख दीजिए, प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु के लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन या आवर्धन कहते हैं। और इस तरह से लिखना चाहे तो इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। इसे स्मॉल m से प्रदर्शित किया जाता है, स्मॉल m से। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल m से। अब रेखीय आवर्धन बराबर होता क्या, तो रेखीय आवर्धन को m से रिप्रेजेंट करते हैं प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। अनुपात का मतलब होता है, जैसे दो संख्याएं दी हैं, एक संख्या दिया है 2:1, अब इसका मतलब क्या है 2/1। अगर दिया है 2:3 तो इसका मतलब है 2/3, तो ये अनुपात होता है। तो अनुपात मतलब बटा, तो प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। प्रतिबिंब की लंबाई यहाँ पर h डैश है और वस्तु की लंबाई h है। अब इसको और तरीके से लिखना चाहे तो हम लिख सकते हैं m इक्वल टू h डैश बाई h, यानी प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। और इसको सरल तरीके से लिखना चाहे तो इसको हम लिख सकते हैं अथवा m इक्वल टू माइनस v/u। तो आपको ये भी याद रखना है और ये भी याद रखना है, क्योंकि अंकित प्रश्न को हल करते समय इन दोनों की हमें जरूरत पड़ेगी। तो m इक्वल टू h डैश बाई h और m इक्वल टू माइनस v/u, ये दोनों आपको याद रखना है, इनकी हमें अंकित प्रश्न को हल करने के लिए जरूरत पड़ेगी। अब मैंने यहाँ पर विशेष बातें लिखा है। विशेष बातें क्या है, उत्तल दर्पण के लिए आवर्धन सदैव धनात्मक व 1 से कम होता है। मतलब जो उत्तल दर्पण होगा उसका आवर्धन सदैव क्या होगा, धनात्मक होगा। धनात्मक यानी यदि किसी का मान, यदि रेखीय आवर्धन धनात्मक है तो वो आपका उत्तल दर्पण है।
यदि रेखीय आवर्धन का मान धनात्मक है तो उत्तल दर्पण है। यदि रेखीय आवर्धन का मान धनात्मक है तो उत्तल दर्पण है। तो कभी कभी ऑप्शनल में पूछ लिया जाता है, रेखीय आवर्धन दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण है, अवतल दर्पण है, समतल दर्पण है या इनमें से कोई नहीं है, कौन सा दर्पण है। तो रेखीय आवर्धन का मान देखेंगे, यदि रेखीय आवर्धन का मान धनात्मक है तो उत्तल दर्पण है। या दूसरी तरीका से देखेंगे, यदि रेखीय आवर्धन का मान 1 से कम है, 1 से कम है तो आपका उत्तल दर्पण है। तो इस विशेष बात को आप याद रखेंगे कि उत्तल दर्पण का रेखीय आवर्धन सदैव धनात्मक होता है और 1 से कम होता है। अब दूसरी विशेष बात यहाँ पर देखेंगे, ऋणात्मक चिन्ह। यदि रेखीय आवर्धन के पहले ऋणात्मक चिन्ह लगा है तो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा और धनात्मक चिन्ह लगा है तो आभासी प्रतिबिंब बनेगा। यानी ऋणात्मक चिन्ह तो वास्तविक प्रतिबिंब, धनात्मक चिन्ह तो आभासी प्रतिबिंब होगा। तो डियर फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में आपने 6 पॉइंट्स को सीखा। क्या क्या सीखा? अवतल दर्पणों के उपयोग, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, उत्तल दर्पणों के उपयोग, गोलीय दर्पणों द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह प्रपाटी और दर्पण सूत्र, रेखीय आवर्धन या आवर्धन किसे कहते हैं। इन 6 पॉइंट्स को पार्ट 4 में वीडियो लेक्चर में देखें कि इनको हम क्या कहेंगे और कैसे इनको समझेंगे। उम्मीद करता हूं कि ये 6 पॉइंट्स आपको पूरी तरह से समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको कहीं किसी प्रकार की कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, आपके कमेंट की रिप्लाई दी जाएगी। जल्द ही मैं आपके लिए टेस्ट सीरीज को लेकर आने वाला हूं, जिसमें आपका टेस्ट लिया जाएगा। जब तक अब तक आपने जो सीखा है उनका एक टेस्ट होगा, उसमें ऑप्शनल भी होंगे, अति लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे, लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी शामिल किए जाएंगे, जिनमें आपको बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चनों को शामिल किया जाएगा। उम्मीद करता हूं ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल में पहली बार विजिट किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद।